नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है। जो मजबूत है उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ रही है, जो कमज़ोर है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर की बात कर रहा हूं तो मैं इंडी अलायंस की बात कर रहा हूं। जब जून में 2023 में ये अलायंस शुरू हुआ था तब लग रहा था कि चुनाव आते आते 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते देश की तस्वीर बदल जाएगी। ये लड़ाई जो है एनडीए या भाजपा कहिए बनाम इंडी अलायंस की जो है वो बड़ी क्लोज फाइट होगी। इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। जिस तरह से इकट्ठा हो रहा था विपक्ष पूरे देश में और जो माहौल बन रहा था, देखिए राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है कि आपकी ताकत क्या है, वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, ये एक तरफ है और आपके बारे में परसेप्शन क्या है। आप भले ही ईमानदार हों लेकिन अगर आपके बारे में परसेप्शन बेईमान का है तो लोग उसी नज़र से आपको देखते हैं। इसी तरह से उसका उल्टा है और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण उल्टे का देता हूँ, बोफोर्स का। बोफोर्स में दलाली का आरोप लगा तो कहीं से ये साबित नहीं हुआ था किसी अदालत से कि राजीव गांधी ने खुद दलाली ली। बाद में भी साबित नहीं हुआ, लेकिन उसमें दलाली ली गई थी ये साबित हुआ। लेकिन लोगों ने परसेप्शन बना लिया, ये मान लिया, लोगों ने ये धारणा बना ली कि जरूर राजीव गांधी की इसमें कोई भूमिका थी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि परसेप्शन का राजनीति में बहुत महत्व होता है। और इस समय जो परसेप्शन बना है वो दो तीन बातें तो बिल्कुल जैसे निश्चित हो गई हैं। एक कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में जितनी सीटें लेकर आई थी उससे ज़्यादा सीटें लेकर आ रही है। प्रश्न केवल एक है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 400 पार, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो संख्या दी 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस एनडीए, क्या वो संख्या हासिल हो पाएगी? इस पूरी चर्चा में कहीं भी, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, ये कहीं नहीं है कि क्या विपक्ष भी जीत सकता है या क्या भाजपा हार सकती है, कि या भाजपा जो बहुमत का आंकड़ा है, स्पष्ट बहुमत का, उससे पीछे रह सकती है। ये सवाल कहीं से चर्चा में भी नहीं है। तो रिजल्ट 2024 का तय है। सवाल ये है कि फिर भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा क्यों बढ़ा रही है, एनडीए के कुनबे में और पार्टियों को जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही है। देखिए, अगर आपने पिछले 10 सालों में, उससे पहले की छोड़ दीजिए, पिछले 10 सालों की राजनीति पर नज़र डालिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक कार्यशैली है उस पर नज़र डालिए, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो कभी भी कॉम्प्लिसेंसी जो होती है ना, शिथिलता या जो है ये मान लेना कि ये तो हो ही गया है, जैसे परसेप्शन बन गया है कि बीजेपी जीत ही रही है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति में इस बात का कोई पुट होगा कि हम तो जीत ही गए हैं। वो ये मानकर, हर लड़ाई को ये मानकर लड़ते हैं कि हम हार रहे हैं और हमको जीतना कैसे है। तो इसलिए जो है ये जो एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, बिहार में नीतीश कुमार आ गए, तस्वीर एकदम बदल गई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आ गए, महाराष्ट्र की तस्वीर एकदम बदल गई। ये दो राज्य थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी नहीं तो कम से कम एनडीए की स्थिति तो बहुत पतली होने वाली है, बहुत ख़राब होने वाली है। अब दो राज्य हैं और एक समाज है। जाट समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की धुकधुकी बढ़ी रहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज बटा हुआ है आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आप चाहे 2014 का चुनाव देखें, 17 का देखें, 22 का देखें, 19 का देखें, इन चारों चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता बटा रहा है आरएलडी और बीजेपी के बीच में। बीजेपी को किसी किसी चुनाव में आरएलडी से ज़्यादा वोट मिलता रहा है, किसी किसी चुनाव में लगभग बराबर मिलता रहा है। तो जाट मतदाता पूरी तरह से बीजेपी के साथ हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऐसा दिखाई नहीं दिया। और इसी के आधार पर उसके विरोधी चुनाव शुरू होते ही ये घोषणा कर देते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो गया। और जिस दिन मतदान होता था उस दिन तो वो तय कर देते थे कि यहाँ से बीजेपी को कोई सीट मिलने वाली नहीं है। इक्का दुक्का कहीं से मिल जाए तो अलग बात है,
लोकसभा में भी और विधानसभा में भी इसी तरह के प्रेडिक्शन, इसी तरह के अनुमान लगाए जाते थे। और एक राज्य है हरियाणा, जहां जाटों की संख्या और समाज की लोगों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि जाट डोमिनेटेड स्टेट है। जाटों का लंबे समय तक यहाँ राज रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस ट्रेंड को 2014 में बदला, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। विधानसभा में जाटों की मदद के बिना या जाट वोटों के बिना भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। उस पार्टी को जो लगातार अपने जन्म के समय से और हरियाणा प्रदेश बनने के समय से तीसरे नंबर की पार्टी रही राज्य में, वो 2014 में सीधे 1 नंबर की पार्टी बन गई और सत्तारूढ़ पार्टी बन गई। 2019 का चुनाव और ज़्यादा कठिनाई भरा था बीजेपी के लिए। उससे पहले 2015-16 में बड़ा हिंसक जाट आंदोलन हरियाणा में हो चुका था। जाट पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ थे। लेकिन बड़ी विचित्र बात आपको देखने को मिलेगी कि वही जाट समाज जो विधानसभा में भाजपा का विरोध करता है, लोकसभा में समर्थन करता है। लोकसभा की हरियाणा की 10 की 10 सीटें भाजपा जीती 2019 में, और ये चुनाव हुआ मई में। उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए दुष्यंत चौटाला का साथ लेना पड़ा। वो 46 से घटकर 40 सीटों पर आ गई। और उस चुनाव को याद रखिए आप, जाट समाज के लोगों ने, नेताओं ने, जो अलग अलग संगठन हैं, राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, गांव-गांव घूमकर प्रचार किया था कि जिसको चाहे वोट दे दो, बीजेपी को वोट मत देना। तो जाटों की हर कोशिश के बावजूद 2019 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और सत्ता में बनी रही। अब जो स्थिति बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि 2024 में दुष्यंत चौटाला और भाजपा का साथ चुनाव में नहीं रहेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा इतनी निश्चिंत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के अलावा उसके खिलाफ जो समाज है वो मुस्लिम समाज है, और ये दोनों मिलकर बड़े डेडली कॉम्बिनेशन बनते हैं बीजेपी के खिलाफ। तो इस कॉम्बिनेशन को बीजेपी तोड़ना चाहती है, इसलिए पार्टी की कोशिश है और लगता है कि वो सफल होने जा रही है। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, और बीजेपी में समझौता होने जा रहा है। समझौते की टर्म्स तय हो रही हैं। आरएलडी की एक मांग है कि चौधरी चरण सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको भारत रत्न दिया जाए। दूसरी जो शर्तें हैं जो चर्चा में सुनाई दे रही हैं कि राज्यसभा की 1 सीट, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव होने वाले हैं इसी महीने, 1 सीट जो है जयंत चौधरी की पार्टी को दी जाए और 2 लोकसभा सीटें दी जाएं, और उनके जो विधायक हैं उनमें से एक को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाए। ये मुझे लगता है कि ये ऐसी मांगें नहीं हैं जो नहीं मानी जा सकती या बीजेपी नहीं मानेगी। लेकिन सवाल आएगा सीटें, कौन सी सीटें, उस पर भी चर्चा होकर बात जो है वो बन जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बड़ा फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को और बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडी अलायंस को, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी से जो 2022 का चुनाव उसने लड़ा था, उसमें आरएलडी भी साथ थी और सुभाषपा भी जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ थी। सुभाषपा पहले ही उनसे अलग हो चुकी है। आरएलडी अगले आने वाले 4-6-10 दिनों में अलग हो जाएगी, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी 2022 की तुलना में तो कमज़ोर होगी ही। 2019 में लोकसभा में उसकी जो परफॉर्मेंस थी, बसपा से अलायंस के बावजूद, उससे और नीचे जा रही। इस समय उसके सिर्फ 3 सांसद हैं लोकसभा में 80 में से। 2 जीते हुए, जो 2019 में अलायंस में जीती थी 2 सीटें, रामपुर और आजमगढ़, दोनों बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी हार चुकी है, तो केवल 3 सीटें बची हैं। तो सवाल आपके मन में होगा, बहुत से लोगों के मन में होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जाटों को अपने साथ जोड़ रही है और हरियाणा में उनसे दूर जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में, खास तौर से जब उत्तर प्रदेश और जाटों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समझकर चलिए, वहाँ गैर जाट और गैर मुस्लिम वोट मिलाकर इतना बड़ा समर्थन भाजपा को नहीं है कि वो नंबर 1 की पार्टी निर्विवाद रूप से बन सके। लेकिन हरियाणा में
गैर जाट वोट अगर इकट्ठा होते हैं, गोलबंद होते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचा देते हैं। तो जाट वोटों के बिना भी हरियाणा में बीजेपी सत्ता में आ सकती है, बल्कि जाटों को ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश में उसका नुकसान हो सकता है। भाजपा एक समय अभी कुछ महीने पहले तक स्थिति ये थी, भाजपा के 3 प्रदेशों में अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाट समाज से थे, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब केवल उत्तर प्रदेश में बचे हैं भूपेंद्र चौधरी। हरियाणा में हटा दिया और राजस्थान में पहले ही हटा दिया था विधानसभा चुनाव से पहले। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत ज़्यादा जाटों के नज़दीक जाने से हरियाणा में, ख़ासतौर से दुष्यंत चौटाला से अगर समझौते की बात होती, एक तो उनकी डिमांड बहुत बड़ी है, वो 10 में से 10 सीटें हार गए थे पिछले चुनाव में लोकसभा की, इसके बावजूद उनकी सीटों की मांग है और वो 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी घोषणा भी कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में ऐसी घोषणाएं जो हैं वो बार्गेन करने के लिए होती हैं, वो एक अलग बात है। अब बीजेपी के सामने सवाल ये है कि अगर दुष्यंत चौटाला का साथ लेती है तो ऐसा तो नहीं गैर जाट वोट नाराज़ हो जाए, उसको लगे कि हमने आपको 10 में से 10 सीटें दिलाई, आपको 2-2 बार जो है सत्ता में पहुंचाया, इसके बावजूद आप फिर से जाट समाज के पास चले गए। तो अगर गैर जाट समाज थोड़ा भी नाराज़ हो गया बीजेपी से तो हरियाणा में उसकी सरकार जा सकती है। तो ये कारण है जिसकी वजह से दुष्यंत चौटाला से समझौता होने की, मतलब चुनावी समझौता, गठजोड़ होने की संभावना लगातार घटती जा रही है। और इसका ठीक उल्टा कारण है जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से जो है समझौता होने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। तो एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की बात की मैंने, महाराष्ट्र की बात की, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकती है, इसकी बड़ी प्रबल संभावना बन गई है। बुधवार को चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में थे और दिल्ली में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। वो बहुत इच्छुक हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू बहुत इच्छुक हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको फिर से एनडीए के खेमे में ले ले। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश में बीजेपी जो एकदम बिल्कुल ज़ीरो थी, सिफर थी, उससे आगे बढ़ सकती है। अगर उसकी सीटें कितनी आएंगी नहीं आएंगी वो अलग बात है, लेकिन एनडीए की सीटें बढ़ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंध्र प्रदेश में जिस तरह का वाईआरसीपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, उनकी बहन ने बहुत पहले ही अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन केवल तेलंगाना में सक्रिय थी। अब वो आंध्र प्रदेश में सक्रिय हुई हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो इसलिए जो है वाईआरसीपी की जगन मोहन रेड्डी की स्थिति पहले की तुलना में, यानी 2019 की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हुई है। और इसका फ़ायदा सीधे जो नंबर 2 पार्टी होती है, जो होता है, उसको मिलती है, जो तेलुगु देशम पार्टी है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से जेल भेजा गया, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनमें कोई दम मिला नहीं। 300 करोड़ से शुरू हुआ था, अब 3 करोड़ पर आ गया है। लोगों में एक सिंपैथी उनके प्रति हुई है कि उनको बेवजह परेशान करने के लिए जेल भेजा गया। कुछ साबित नहीं कर पाई वाईआरसीपी सरकार, जगन मोहन रेड्डी की सरकार। इसके अलावा तमिलनाडु में एआईडीएमके से तो नाता टूट गया बीजेपी का, लेकिन एमडीएमके जो विजयकांत की पार्टी थी, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया है, उनकी पार्टी का विलय अगर भारतीय जनता पार्टी में हो जाए तमिलनाडु में तो आश्चर्य मत कीजिएगा। बातचीत चल रही है और इसकी बड़ी प्रबल संभावना है कि ये दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाए, यानी एमडीएमके जो है वो बीजेपी का हिस्सा बन जाए। तो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी, मैंने आंध्र प्रदेश की बात की, मैंने तमिलनाडु की बात की, और उसके अलावा केरल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील बढ़ी है, जिस तरह से उनके दौरे बढ़े हैं, तेलंगाना में पहले से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की दृष्टि से कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। उसको पिछले चुनाव में 17 में से 4 लोकसभा सीटें मिली थी, इस बार उसमें बढ़ोतरी की ही संभावना है। तो आंध्र प्रदेश में इंडिया अलायंस कमज़ोर हो रहा है, तमिलनाडु में कमज़ोर हो रहा है, बिहार में कमज़ोर हो रहा है, महाराष्ट्र में कमज़ोर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो रहा है, पश्चिम बंगाल में पहले ही कमज़ोर हो चुका। ममता बनर्जी घोषित कर चुकी है कि वो 42 की 42 सीटों पर लड़ेंगी और एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देंगी।
तो आप देखिए, एक एक राज्य उठाकर देखते जाइए, इंडी अलायंस लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। और आप दूसरी तरफ देखिए तो एनडीए लगातार मजबूत होता जा रहा है, बीजेपी के इतना ताकतवर होने के बावजूद। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने संख्या दी है और जो भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही है 400 पार का, अगर वो संभव हो जाए तो चकित होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम होगा कि नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये संभावना के दायरे में है, असंभव नहीं है। लेकिन 400 की संख्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसका दक्षिण में बहुत कमज़ोर आधार है, उसके लिए बहुत ही कठिन, मतलब एवरेस्ट पर चढ़ाई जैसा है। लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ाई तो की है लोगों ने। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में इतना दमखम है, क्या माहौल इस तरह का है कि लोग साथ देने को तैयार हैं और उसको 400 पार करा देंगे, यानी चुनावी राजनीति के एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ा देंगे। ये देखने की बात है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।